अब बात एसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन की करते हैं। दरअसल रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी ने का चाबुक चलाया और इसी कड़ी में एक बार फिर एसीबी की टीम ने प्रदेश के 3 जिलों में रिश्वतखोरों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई धौलपुर में मिली है, जहां पर एसीबी भरतपुर को टीम ने धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में छापा मारा। 5 लोगों को यहां पर ट्रैप किया गया है, जिसमें नगर परिषद के आयुक्त भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कार्रवाई हुई है। और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने भीलवाड़ा की है। यहां पर एसीबी की टीम ने श्रम विभाग में कार्रवाई को अंजाम दिया। 33,000 की रिश्वत लेते हुए कर्मचारी को ट्रैप किया गया है। इस दौरान अति प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र कुमार का नाम भी सामने आया। और ये तीसरी तस्वीर है बीकानेर की। गंगा शहर में तैनात एएसआई अरुण कुमार मिश्रा को 10,000 की रिश्वत के साथ दबोच लिया गया। तो एसीबी का ट्रिपल अटैक है। भरतपुर एसीबी टीम ने गुरुवार को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला एएन प्रिया समेत 5 कर्मचारियों को 3,10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। भरतपुर एसीबी के एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि राजकीय संवेदक ने शिकायत दी थी कि नगर परिषद के अधिकारी बरसात के पानी की निकासी कार्य का बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। ठेकेदार का करीब 35 से 40 लाख रुपए का बिल 1 साल से अटका हुआ था। शिकायत की गुप्त भौतिक जांच की गई, जिसमें मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने नगर परिषद कार्यालय में जाकर दबिश दी और महिला एएन प्रिया, वरिष्ठ सहायक भरत कुमार, वरिष्ठ सहायक नीरज, संविदा कर्मी हरेन और चालक देवेंद्र को रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया। डाल दें पूरा। ठीक है, ओके सर। हाँ एसीबी टीम भरतपुर ने धौलपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस टीम ने नगर परिषद में ट्रैप की कार्रवाई की है। एक यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो टीम है वो फिलहाल कार्रवाई कर रही है। जो टीम ने करीब 5 लोगों को ट्रैप किया है, जिसमें एक एएन है और 2 नगर परिषद के कर्मचारी हैं। एक जो फायर ब्रिगेड का जो ड्राइवर है और एक जो संविदा कर्मी हैं। कुल मिलाकर जो 5 हैं उनको ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि किसी ठेकेदार का पेमेंट कराने के एवज में 3,10,000 रुपये मांगे थे, जिनमें से 3,10,000 रुपये को बरामद कर लिया है। इन्हें 5 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यहाँ पर जो टीम है भरतपुर की वो फिलहाल इसमें पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो नगर परिषद के जो कमिश्नर हैं अशोक शर्मा, उनकी भी भूमिका फिलहाल संदिग्ध मानी जा रही है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। उधर भीलवाड़ा में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने 33,000 की रिश्वत लेते हुए कर्मचारी ट्रैप किया है। श्रम विभाग में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अति प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र कुमार का नाम सामने आया है। चपरासी अशोक कुमार को भी शिकंजे में लिया गया है। एफडी तोड़ने के मामले में 40,000 रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं बीकानेर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने 10,000 की रिश्वत देते हुए एएसआई को ट्रैप कर लिया है। एएसआई अरुण कुमार मिश्रा गंगा शहर थाने में तैनात है। एसीबी ने कार्रवाई के बाद रंगे हाथों रिश्वत के साथ एएसआई को ट्रैप कर लिया। गंगा शहर में एक ट्रैप हुए हैं एएसआई अरुण मिश्रा। 3-4 दिन पहले हमारे पास में एक प्रार्थी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे से मारपीट के एक कंप्लेन में ये 50,000 की डिमांड कर रहे हैं। इनका मामला 10,000 में सेटल हुआ और उसके अनुसरण में आज ट्रैप का आयोजन किया गया और इनको सफलतापूर्वक रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया। कौन परिवादी, कहाँ का रहने वाला है? यहीं बीकानेर का ही है परिवादी, गौरी शंकर। केवल कंप्लेंट में 50,000 रुपये की मांग की है। खबर जयपुर से है, जहां पर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर नौकरी पाने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने राम प्रकाश जाट और
सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की परीक्षा में ये नकल की गई थी। कनिष्ठ नायक सहायक लिपिक सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 का ये मामला है। संगठित नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर ने नकल करवाई थी। पौरव कालेर ने दोनों से नकल के लिए 4-4 लाख रुपए दिए थे। और आपको बता दें कि पौरव की पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ के आधार पर ही इन दो की गिरफ्तारी अब हुई है। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करने वाले विपक्ष ने इस मामले पर राज्यपाल को ज्ञापन तक सौंप दिया। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी सत्ता पर और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। कोई ऐसा कोना विधानसभा का नहीं बचा हुआ जिसमें कैमरे नहीं लगे हुए। तो ये स्पाई कैमरे लगे हैं। ये सदन की कार्रवाई चलते हुए भी नहीं चलते हुए भी सदस्यों की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। सदन एक्स्ट्रा कैमरों पर सियासत जारी। कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल से जांच कमेटी गठित करने की मांग। जब ये क्वेश्चन किया कि कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लगे हैं तो किसकी परमिशन से लगे हैं, किस फंड से लगे हैं और क्या उनका यूट्यूब पे एक्सेस है क्या, तो उन सवालों का जवाब देने की बजाय ये बताया गया कि विधानसभा जब से बनी है, जब से इसमें रिकॉर्डिंग और कैमरे हैं, तो उनका तो हमें भी पता है। ये बताया गया कि हमने कैमरों को अपग्रेड करने का काम किया है। वहां तक बात ठीक थी। विधानसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष की जासूसी करा रहा है। इसी कड़ी में टीकाराम जूली के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूरे मामले की जांच की मांग की गई। विपक्ष का कहना है कि सदन में लगे कैमरे साधारण सीसीटीवी नहीं बल्कि स्पाई कैमरे हैं, जो विधायकों की आवाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जूली का आरोप है कि अपग्रेडेशन के नाम पर 1.09 करोड़ खर्च किए गए और 18.46 लाख में 2 नए स्पाई कैमरे लगाए गए, जिनका एक्सेस सिर्फ स्पीकर कक्ष तक सीमित है। जयपुर ब्रॉडकास्टिंग कैमरा, ये कैमरे 18,40,000 के हैं अलग से, यानी कि 1,09,00,000 के तो अलग सिस्टम है। उसमें से 30 लाख, 1,09,00,000 में से 30 लाख रुपए इन्होंने कैमरे अपग्रेड करने के नाम पे ये बता रहे हैं। और जो हमारा जो आरोप है वो ये है कि 18,40,000 रुपए के जो 2 अलग से नए कैमरे लगाए हैं, ये उसका टेंडर डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय सभापति जी ने जो कहा है सदन के अंदर कि हमने सिर्फ अपग्रेड कैमरे कराए हैं, वो बात सही है या अपग्रेड के साथ साथ आपने 2 स्पाई कैमरे लगाए हैं, वो हमारी बात सही है। कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा को सील कर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश और सभी दलों के विधायकों को जांच कमेटी में शामिल किया जाए। कैमरों की अनुमति किससे ली गई, किस फंड से इन्हें खरीदा गया, इसकी भी जानकारी मांगी है। साथ ही बीजेपी विधायकों की कथित टिप्पणियों को लेकर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की भी बात कही है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उनका एक्सेस पूरी विधानसभा के पास है और जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो 2 कैमरे हैं, इनका एक्सेस किसी के पास नहीं है, एकमात्र स्पीकर साहब के पास है और इसका पूरा सिस्टम जो है उनके रेस्ट रूम में लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, आज का युग पारदर्शिता का युग है, खुलेपन का युग है। छिपा के क्यों काम करने, सारे काम खुलेआम करने चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जिसको वो लोग छिपाना चाहते हैं, वही बता सकते हैं। देखिए, राजस्थान की विधानसभा के अंदर
कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा, ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का विषय है। फिर भी कांग्रेस के लोग बिना वजह की नौटंकी करने का जो स्वभाव उन्होंने बना लिया है, भाई आप बताइए, देश की लोकसभा में सीसीटीवी कैमरे हैं। यानी विधानसभा में लगे कैमरों ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। विपक्ष इसे जासूसी बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे महज अपग्रेडेशन। अब राज्यपाल की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। हमारी सरकार के समय जो छूट दी गई थी वो सभी छूट सरकार ने हटा दी। डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार के समय अभियान के दौरान पट्टों पर और आवंटन में छूट दी गई। डोटासरा ने यह भी कहा कि बडौट गांव में NHM भवन निर्माण के कामों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसको लेकर उपखंड अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार ने शहरों के संग प्रशासन और गांवों के संग जो अभियान चलाया है वो खानापूर्ति का अभियान है। केवल इन पंचायत राज और नगर निकाय के चुनावों को ध्यान में रख करके लोगों की नाराजगी को दूर करने का एक असफल प्रयास है। उसमें जो छूटें हमारी सरकार के समय दी गई थी, पट्टों में छूटें दी गई थी, दूसरा आवंटन में छूटें दी गई थी, वो सारी की सारी कोई छूटें अभी नहीं दी गई हैं। इसलिए ये जो प्रशासन गाँव के संग या प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है वो केवल खानापूर्ति है, उससे किसी जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जिला प्रमुख उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस के दुलाराम इंदिया जिला प्रमुख बन गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदिया को 26 वोट मिले और बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को सिर्फ 5 वोट मिले। कांग्रेस की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि सत्य की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। कोर्ट के आदेश के बाद आज श्रीगंगानगर जिला प्रमुख के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम को 26-5 के बड़े अंतर से विजय प्राप्त हुई है और सत्ता का दुरुपयोग करने वाली बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। यह सिर्फ एक चुनाव परिणाम नहीं बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। बीजेपी पिछले 16 महीनों से षड्यंत्र पूर्वक जिला प्रमुख का चुनाव टालते रही। बीजेपी ने अल्पमत में होने के बावजूद सत्ता का दुरुपयोग कर अपना जिला प्रमुख बनाए रखा, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जनता के अधिकारों को ताकत मिली। हिम्मत करके भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव भी शीघ्र कराइए ताकि जनता की आवाज का सम्मान हो और लोकतंत्र मजबूत बने। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। दरअसल प्रदेश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने जा रही है। इसके लिए जयपुर में कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। इसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद, मंत्री और तमाम विधायकों ने शिरकत की है। सेवा पखवाड़े के तौर पर मनेगा पीएम का जन्मदिन। जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा। हम महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। जितने भी वीर शिरोमणि हुए हैं उनका भी सम्मान करेंगे। फिर रक्तदान शिविर भी होंगे। ऐसे ही मेडिकल जांच, रिलीफ, ये भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी इसे बेहद खास अंदाज में मनाने जा रही है। पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा। इसी कड़ी में जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें सीएम भजनलाल समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। भाजपा का एक एजेंडा है, भाजपा का सिर्फ एक ही एजेंडा है, देश। जो देश के हित में होगा वही काम हम करेंगे, जिससे देश का नुकसान होगा उस काम का हम विरोध करेंगे। कांग्रेस का भी एक एजेंडा है, जो देश के हितों के विरुद्ध होगा उस काम को वो करेंगे, और जो देश के हित में होगा वो उसका विरोध करेंगे। यह आयोजन पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने इस पखवाड़े को भव्य और यादगार बनाने के निर्देश दिए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा। महापुरुषों की मूर्तियों का होगा सम्मान, वीर शिरोमणियों का सम्मान होगा, रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, मेडिकल जांच की जाएगी, किसी क्षेत्र में जाकर सेवा की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाएगी, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, मैराथन दौड़ आयोजित कराई जाएगी। विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ पूरे विश्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। और सेवा सप्ताह में आम जन की सेवा कैसे हो, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा कैसे हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, कस्बे हो, उसमें सफाई व्यवस्था हो, और उस क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम हो, एक पेड़ माँ के नाम का काम हो, हमारे अनेक तरह का ब्लड डोनेशन कैंप हो, जो गरीब है उनको कपड़े देने का, बर्तन देने का काम हो। जिन दिन हम लोग ये भी देखेंगे कि जिनको आवास नहीं मिला है, स्वच्छ अभियान के तहत बाथरूम नहीं मिला है, गांव में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारे सेवा सप्ताह के अंदर हम लेंगे। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में बीजेपी नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। अब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस सेवा पखवाड़े में पार्टी किस तरह से जनसेवा का संदेश देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं। दरअसल एसआई भर्ती पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कैलाश चंद शर्मा की ओर से पेश की गई एसएलपी राजस्थान हाईकोर्ट में मूल याचिका करता है कैलाश चंद। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के स्टे को चुनौती दी गई है। दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेश कर दी है। चयनित अभ्यर्थी अमर सिंह, विक्रम पवार ने कैविएट लगाई और सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई होगी। हितेन हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेन, लग ही रहा था कि अभी कानूनी बैटल लंबा चलेगा, पहुंच गए है मामला सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, ये मामला लंबा चलने वाला है और इसमें इस केस को जो है कैलाश चंद शर्मा जो मूल इसके याचिकाकर्ता थे वो इसको एसएलपी के जरिए जो है वहां लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीजन बेंच ने जो स्टे दिया है, जो एसआई भर्ती को लेके जो बाद की चीजों पे जो एसआई भर्ती पे जो रोक लगाई गई और उसके क्रियान्वयन पर जो स्टे दिया गया है उस पर उसको चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट पेश की है कि किसी तरह से जो है इसके खिलाफ जो है और आगे केस ना दर्ज किया जाए या आगे जो है इसकी जो है और याचिका ना लगाई जाए या इनको सुने बिना जो है उनको जो है ना सुना जाए, मतलब कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको भी आपको सुना रोकना जाए। चाहेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.के. जैन जी, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई भर्ती 2021 का ये मामला जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक तरफ एसएलपी लगाई गई है, दूसरी तरफ कैविएट भी लगा दी गई है। अब आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से सुनवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में यह अपेक्षा की जा रही थी कि जिस तरीके से खंडपीठ का आदेश हुआ है और
वो निश्चित रूप से कोई न कोई पक्ष उसको चुनौती देगा। बिल्कुल। अब यहाँ जो राज्य सरकार है उसका तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेपर भर्ती के पक्ष में, निरस्तीकरण के पक्ष में है या उनके विरोध में है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कैंडिडेट्स थे, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जो संघर्ष कर रहे थे, और जब डीबी ने ऑर्डर को स्टे कर दिया, करने के बाद तिथि भी लंबी दे दी, तो ऐसी परिस्थिति में ये सब मान के चल रहे थे कानून के क्षेत्र के लोग कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। और जो चयनित प्रत्याशी है उनको भी उन्होंने केविट लगा दी है। पर मेरा ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब भी इस मामले की सुनवाई होगी तो कुछ न कुछ ठोस निर्णय आएगा। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात है कि रोक लगाते हुए भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको फील्ड पोस्टिंग देने पर रोक लगा रखी। इसका मतलब ये हुआ कि वो काम भी नहीं करेंगे और राजकोष से अपनी पूरी तनख्वाह भी लेंगे और सारे लाभ भी लेंगे। अच्छा एके जैन जी, मुझे ये बताइए, चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इस तरीके के मामले में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती हैं आदेश में? चूंकि आप पूरा इसका ग्राउंड जानते हैं, हमने सिंगल बेंच का भी पक्ष देख लिया, हमने डबल बेंच का भी यहाँ पर पूरा आदेश देख लिया है। देखिए, डबल बेंच का सिर्फ अंतरिम आदेश है और अंतरिम आदेश में जो मुख्य कारण उन्होंने वो लिया है कि जो एक एसओजी का दस्तावेज था जिसमें एसओजी द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि ये परीक्षा रद्द की जाए, वो जो कैंडिडेट्स थे उनके पास कहाँ से आया, उसके लिए कोई शपथ पत्र उन्होंने नहीं दिया है। और साथ में उसमें कहा था कि भाई वो डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, इसमें एडीजी जो एसओजी है उनका भी कोई शपथ पत्र नहीं है। अब चूंकि ये सरकार तो इसको बाहर लाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए ये लोग सरकारी अधिकारी तो क्यों शपथ पत्र देते, परंतु सरकार ने उस दस्तावेज को गलत भी नहीं बताया था और एकमात्र यही आधार, प्रमुख आधार डीबी ने लिया है। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस आधार को मानेगी कि मात्र इस आधार पर स्टे किया जाना उचित है। ये मेरे दृष्टि से अगर यही आधार सिर्फ एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करेगी, और मुझे कम से कम इतना जरूर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मामले को, डीबी के आदेश को स्टे भी नहीं करेगी तो ये तो निर्णय देगी ही देगी कि कुछ निश्चित समय के अंदर अंदर ये अपील को तय कर दिया जाए। जी एके जैन जी, चूंकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था सरकार से, आप फैसला दें, नहीं तो हम अपना फैसला देंगे। अब यहाँ पर डबल बेंच, सिंगल बेंच दोनों का फैसला हो गया। अमूमन इस तरीके के जो मामले होते हैं कितने लंबे चलते हैं और यहाँ पर फिर अब क्या माना जाए, जीत किसकी होगी? ये तो खैर प्रेडिक्शन वाली चीज हो गई, लेकिन कानूनी बैटल कैसे चलेगा ये बताइए। देखिए, डबल बेंच ने सिर्फ अंतरिम आदेश दिया है जी, डबल बेंच ने, जबकि सिंगल बेंच का आदेश है वो अंतिम आदेश है, फाइनल ऑर्डर, बिल्कुल पूरी सुनवाई के बाद दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट इसमें यह कह सकती है कि डीबी के फैसले पे या तो रोक लगा सकती है या ये कह सकती है कि डीबी इस अपील को अंतिम रूप से जल्दी तय करे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में राजस्थान के उच्च न्यायालय को मामले को निर्णित करने के लिए कहा था, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक मामला था। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात की संभावनाएं मुझे ज्यादा लगती है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक समयबद्ध सीमा दे दे, क्योंकि ये गंभीर तरीके का मामला है जिसमें बहुत लोगों का भविष्य अटका हुआ है और साथ में कई लोग मुफ्त में ही राज्य की तनख्वाह ले रहे हैं। तो इसी परीक्षा में इस बात की ज्यादा संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड फ्रेम इसमें तय करते हैं। आप कह रहे टाइम बाउंड भी फ्रेम करेगा और ये भी हो सकता है कि डबल बेंच के पास जाने के लिए कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एके जैन जी हमसे जुड़ने के लिए और ये कानूनी जो चीजें हैं उसे समझाने के लिए। तो कुल मिला के आज की और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।